2024 का इलेक्शन एक फ्रॉड था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक तारीख रही है, एक तसलसल रहा है 1947 से, जिसमें हमारे हुक्मरानों ने अवाम की मैंडेट, अवाम की राय को डिसरिगार्ड किया है, सबवर्ट किया है। पाकिस्तान बनने से पहले भी अगर हम देखें तो शायद ये कहना बजा नहीं होगा बिल्कुल कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक अवामी पार्टी थी। उनका जो सपोर्ट बेस था वो उन लोगों का था जो एलीट थे या जिन लोगों के पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी। 1935 के बाद जब एक डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड पॉपुलर हुई, उससे मुस्लिम लीग के जो सपोर्ट बेस है उसको बूस्ट मिला। अगर वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों का हम तर्ज सियासत देखें तो उन्होंने वही कलोनियल आइडियाज़ इंटरनलाइज किए हैं, प्रमोट किए हैं, जिसमें आइडिया है कि आवाम को तो कंट्रोल करना होता है। जहाँ इंडिया में 2-3 साल बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 4 साल बाद इलेक्शन हो गया, वहाँ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते ही 9 साल लग गए और जो पहला सही इलेक्शन हुआ वो 1970 में था, और जो शायद पाकिस्तान की तारीख का आखिरी सही इलेक्शन भी है। इसकी एक वजह यह है कि इंडिया को जो रूलिंग पार्टी मिली, कांग्रेस मिली, उसकी एक तारीख थी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की। जहाँ हम सेपरेट इलेक्टरेट्स मिलने के बाद मुस्लिम पॉलिटिक्स को देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसको सुपरसीड कर गया था मज़हब का क्वेश्चन कि भाई अगर ये मुस्लिम है या अगर हम मुस्लिम होमलैंड बनाना चाहते हैं, उस क्वेश्चन पे वोट दिया जाए। तो वो जो एक ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी, वो मुस्लिम लीग के पास, स्पेशली इस खित्ते में जो खित्ता वेस्ट पाकिस्तान बना, वो नहीं था। सेपरेट इलेक्टरेट्स का जो क्वेश्चन है वो हम एक अलग वीडियो में एड्रेस करेंगे। अगर हम इस खित्ते की बात करें जो अब पाकिस्तान है, उसमें जो पावर बेस है वो पंजाब है, उसमें कभी एक्सक्लूसिवली मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी। अगर पाकिस्तान बनने के वक्त हम केपी में देखें जो उस वक्त NWFE था, उसमें खुदाई खिदमतगार की कांग्रेस के साथ एक कोalition गवर्नमेंट थी। सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग की एक कोalition गवर्नमेंट थी। तो वो जो एक ग्रास रूट्स, अगर हम कहें एक पॉलिटिकल सेटअप, वो नहीं मिला। पंजाब में भी अगर हम देखें तो यूनियनिस्ट पार्टी को हराने के लिए जो स्ट्रीट एजिटेशन की गई वो ऑन द क्वेश्चन ऑफ द मुस्लिम होमलैंड की गई। तो एक जो तसलसल आपको मिलता है पॉलिटिकल पॉलिसी का, पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो पाकिस्तान के पास नहीं था। तो जो मैं कह रहा था कि कलोनियल लेगेसी है, एंटी पीपल पॉलिसी है, वही तर्ज सियासत हमारे हुक्मरानों ने अनफॉर्चुनेटली अडॉप्ट किया और उसी तरह हुक्मरानी करने की कोशिश की, कंट्रोल के थ्रू आवाम को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान बनने के हफ्ते बाद ही NWFE में अब्दुल जब्बार खान की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया और एक अपनी पसंद का चीफ मिनिस्टर वहाँ पर लगा दिया गया, जबकि 1946 में 1 साल पहले ही मुस्लिम लीग कांग्रेस से वहाँ पर इलेक्शन हारी थी। इसी तरह बंगाल में आपने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को नाफिज कर दिया उनके ऊपर। सिंध में अगले साल, बिल्कुल पाकिस्तान बनने के साल बाद ही, कुछ महीने बाद ही, 1948 में अयूब खोड़ो की गवर्नमेंट जो है उसको डिसमिस करके एक जिना लॉयलिस्ट को वहाँ पर नाफिज कर दिया गया, कलात को अनेक्स कर दिया गया। और ये सब हुआ वाइल जिना एंड लियाकत अली खान वर स्टिल अलाइव। तो पाकिस्तान की अगर हम बुनियादें ही देखें तो वो डेमोक्रेटिक आपको नहीं नज़र आएंगी। अवाम की जो चॉइस है या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अवाम के, उनको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड करके ऐसे लोग लगा दिए गए, नाफिज कर दिए गए जो आवाम ने रिजेक्ट कर दिया था। बंगाल ने लिटरली 2 साल पहले ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ख्वाजा नाजिमुद्दीन को निकाला था, आपने उन पर वो नाफिज कर दिया। इस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, काफ़ी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, काफ़ी किताबें हैं कि जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी, क्योंकि उनकी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी इस खित्ते में नहीं थी, अगर वो यूपी से आ रहे थे तो उनको पता था कि अगर हम इस खित्ते में इलेक्शन करवा देंगे तो यहाँ तो ना हमारी पॉलिटिक्स है, ना ग्रास रूट्स हैं, तो हम लोगों की तो गवर्नमेंट या हम लोगों की तो पावर चली जाएगी। इसलिए वो इलेक्शन से डरते थे या आवाम की मैंडेट से डरते थे, या द आइडिया ऑफ द पॉपुलर सपोर्ट उनके पास इस एरिया में, इस खित्ते में नहीं था उस तरह से। इस खित्ते में 1947 के बाद जो वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंशियल असेंबलीज़ के भी इलेक्शंस हुए, उसको पाकिस्तान की ही 1956 की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट कहती है कि भाई ये फ्रॉड थे, फार्स था, आवाम के मैंडेट के साथ फ्रॉड हुआ था इनके अंदर। अगर हम ईस्ट पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान बना है 1947 में, 1954 7 साल बाद ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, और जिस पार्टी ने पाकिस्तान बनाया था, जो बंगाल में वजूद में आई थी, वो पाकिस्तान बनने के 7 साल बाद ही इलेक्शंस में वाइप आउट हो जाती है। 300 में से 288 सीट जो हैं वो यूनाइटेड फ्रंट जीतती है। मुस्लिम लीग बेरली कोई सीट ईस्ट पाकिस्तान से जीत सकती है। तो यूनाइटेड फ्रंट ईस्ट पाकिस्तान में जीत के क्या मांग रही थी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांग रही थी और कही थी बंगाली को एज ए फेडरल लैंग्वेज रिकग्नाइज कर लिया जाए। इतना भी हमारे वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, एंड बेरली 6 हफ्ते बाद AK फजलुल हक की जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस करके, उनको हाउस अरेस्ट करके, बेशतर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अरेस्ट करके, हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट उनको अरेस्ट करके, इंक्लूडिंग शेख मुजीबुर रहमान, आपने जी गवर्नर रूल लगा दिया ईस्ट पाकिस्तान में।
लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी 7 साल में एक इलेक्शन भी नहीं करवा सकी थी, उससे 2 महीने भी अवाम का मैंडेट बर्दाश्त नहीं हुआ। हम जब बांग्लादेश का डिस्कशन करते हैं, 1971 का डिस्कशन करते हैं, आपको तारीख में सिर्फ वो 1971 तक महदूद करके समझाया जाता है कि अच्छी जी इंडिया इन्वॉल्व हो गई, ये हो गया। ये तारीख आपको कोई नहीं बताता कि 7 साल उन्होंने बोला भाई हमारे हक तो हमें बंगाली को आप रिकग्नाइज़ करें। आपने उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की, पुलिसिंग करने की कोशिश की, और फिर जब उन्होंने अपने लोगों को इलेक्ट किया आपने गवर्नर रूल लगा दिया वहाँ पर। तो ये वही कॉलोनियल तर्ज सियासत है कि बस कंट्रोल करो आवाम को, एक्सट्रैक्ट करो इनकी रिसोर्सेज, आवाम को राइट्स नहीं देने। जब इस अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान में कोशिश की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और 1958 में इस्कंदर मिर्ज़ा उसको एब्रोगेट करके पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देते हैं। यही तो तारीख़ के हसीन इत्तेफाक हैं कि इस्कंदर मिर्ज़ा भी चाहते हैं कि तारीख़ उनको याद रखे एज पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। खुदा का खौफ करें, मिलिट्री जनरल थे। ये आपको तारीख़ में बिल्कुल झूठ सिखाया जाता है। ईस्ट पाकिस्तान में 1954 के बाद उनकी असेंबली डिसमिस करके जब आपने गवर्नर रूल लगाया, वहाँ पर मार्शल लॉ नाफिज करने वाले जो थे वो थे इस्कंदर मिर्ज़ा, अगेन हु वाज अ मिलिट्री जनरल। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टेड प्रेसिडेंट अपने आप को कहते हैं, ये उसी तरह इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जिस तरह मुशर्रफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन करवाया जो डायरेक्ट नहीं था। उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे, जो गवर्नर जनरल थे इस्कंदर मिर्ज़ा, गवर्नर जनरल भी कैसे थे, मलिक ग़ुलाम को हटाकर प्राइम मिनिस्टर को, बोगरा को फोर्सफुली रिज़ाइन करवाकर गवर्नर जनरल बने, खुद इलेक्शन करवाया, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया। उस इनडायरेक्ट इलेक्शन के नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है उससे प्रेसिडेंट बनकर अब तारीख में चाहते हैं कि लोग इनको पाकिस्तान का पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट कहें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो तारीख को रीराइट करने की लोग कोशिश करते हैं, डिसइंजेनुअसली करते हैं। जिस तरह उमर अयूब खान से भी रिसेंटली पूछा गया कि भाई अगर आप अब कह रहे हैं हकीकी आज़ादी तो क्या आप अयूब खान को कंडेम करेंगे? उन्होंने बोला अयूब खान ने तो मार्शल लॉ नहीं लगाया। शायद फैक्चुअली सेमेंटिकली ये बात जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन हमें तारीख़ पढ़नी चाहिए, तारीख़ को देखना चाहिए। अयूब खान और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने बिल्कुल शुरू में ही कंट्रोल ले लिया था पाकिस्तान का। 1951 में जनरल इफ्तिखार ने पाकिस्तान का पहला आर्मी का कमांडर इन चीफ बनना था, लेकिन वो जब कंट्रोल लेने, कमांड लेने लंदन से वापस आ रहे थे तो उनका एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद इस्कंदर मिर्ज़ा ने लॉबी किया कि अयूब खान को कमांडर इन चीफ बनाया जाए, जबकि जो वो ओरिजिनल लिस्ट थी नॉमिनेशंस की, जिस तरह आजकल भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एक लिस्ट जाती है नामों की, उन पे अयूब खान का नाम ही नहीं था। अयूब खान उस वक्त जूनियर मोस्ट मेजर जनरल थे, लेकिन इस्कंदर मिर्ज़ा की लॉबिंग की वजह से उनको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। उसके बाद लियाकत अली खान असैसिनेट हो जाते हैं। उसके बाद अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर भी बन जाते हैं। जो लोग थोड़ी बहुत भी हुकूमत समझते हैं उनको ये समझ में आएगा कि डिफेंस मिनिस्टर तो एक सिविलियन पोस्ट है, तो वो एक सर्विंग कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के कैसे हो सकते हैं। यही पाकिस्तान की कुछ इंट्रिकसीज़ हैं, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो आज तक ज़िंदा हैं। हम जब कहते हैं कि जीना का पाकिस्तान, आई थिंक अयूब ने जितना शेप किया पाकिस्तान को इन द इनिशियल ईयर्स, फॉर बैड एंड फॉर गुड एंड फॉर बैड बोथ, बट मोस्टली बैड इन माय ओपिनियन एटलीस्ट, वो आपको आज नज़र आता है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो दुनिया भर में सिविलियंस कंट्रोल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो डिबेट भी नहीं है, ये तो एक बैटल ग्राउंड भी नहीं है। जो गवर्नमेंट आती है उसको पता है कि भाई डिफेंस से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये तो आर्मी ने ही चलाना है। ये आपको पाकिस्तान के बहुत बेशतर जो मसले आजकल हमें पेश आ रहे हैं, ये जो शुरू के साल हैं 1946 से 1956, उसमें ये प्ले आउट होते हुए आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपने 2 बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट किए हैं डॉक्टर इल्हान नियाज़ के साथ, इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, जिन्होंने इस पे बहुत काम किया, जिसमें ये समझाते हैं वो कि किस तरह पाकिस्तान बनने के शुरू में ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिए गए, इंडिया में लिए गए, और किस तरह हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने एट दी एक्सपेंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप उनका पत्ता काट कर कंट्रोल ले लिया था। अभी जो रिसेंटली हमारी पॉडकास्ट है ये डॉक्टर इशरत हुसैन के साथ, उसमें भी हमारी यही डिसएग्रीमेंट चल रही थी, जिसमें मेरी राय यही थी कि जो इनिशियल हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसने जो डिसीजंस लिए, उसने जो अवाम के मैंडेट, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडरशिप, इन सब को सबवर्ट कर मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलकर पाकिस्तान का कंट्रोल लिया, और फिर जो डिसीजंस लिए उसकी वजह से पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते चला है। इवन पॉलिसीज़ लाइक जो जिसमें पाकिस्तान को इनिशियली थोड़ा फ़ायदा हुआ कि जी
अयूब खान बिल्कुल ही अमेरिकन कैंप में चले गए, तो एड आई, चीज़ें बनी, लेकिन उससे फिर हमें लॉन्ग टर्म पाकिस्तान से क्या नुकसान हुआ है ये तो हम क्रिटिकली कभी सोच भी नहीं सकते कि व्हाट इज़ द प्राइस पाकिस्तान हैज़ पेड फॉर देयर एलाइशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो चीज़ें हम पाकिस्तान बनने के बाद देखते हैं कि इलेक्शंस रिग किए जा रहे हैं, जो मिलिट्री है वो डिफेंस मिनिस्ट्री चला रही है, सिविलियन इदारे चला रहे हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स रिस्पेक्ट नहीं किए जा रहे, आजकल भी पाकिस्तान में वही मसले हैं। 1958 में जब अयूब खान आते हैं तो वो 11 साल रहते हैं, एक शैम रेफरेंडम होता है जिसमें ओवर 95% वोट जो है वो अयूब खान को मिल जाता है। ये रेफरेंडम्स किस तरह से रिग किए जाते हैं, आई डोंट थिंक आई नीड टू इवन टेल यू। तो अगर आप पाक स्टडीज़ पढ़ें तो उसमें एक तरफ आपको बताया जाता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान बना, लेकिन फिर ये भी बताया जाता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने वाले लोगों को अरेस्ट किया, बोला ये लोग करप्ट हैं, उनकी गवर्नमेंट डिसमिस की, उन लोगों को हम क्या बोलें? अगर पाकिस्तान बनाने वाले हमारे हीरोज़ हैं और वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनकी कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क बना, तो उनको जिन इंसान ने जेल में डाला और बोला ये करप्ट हैं और इनकी बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करनी चाहिए और अब मैं तुम पर हुक्मरानी करूँगा, उस आदमी को हम क्या बोलें? हम तो ये क्रिटिकल क्वेश्चंस कर भी नहीं सकते। अमेरिकन पॉलिसी का मैंने जिक्र किया, जब हमें आप पढ़ाया जाता है अयूब खान का तो बताया जाता है जी पर तो दूध की नहरें बह रही थी। ये कोई इकनॉमिकली स्टडी नहीं करता कि मुल्क की बेशतर वेल्थ 22 फैमिलीज़ के पास एक्यूमुलेट क्यों हुई हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान को एज अ कॉलोनी क्यों ट्रीट किया जा रहा था। ईस्ट पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या लिख रहे थे कि क्या हम पर जुल्म हो रहा है। अगेन हम 1971 को एज एन आइसोलेटेड इवेंट देखते हैं, एक बिग बैंग देखते हैं कि बस हो गया। हम ये कभी तारीख नहीं देखते 1947 से लेकर 1971 तक क्या हुआ, अयूब खान की क्या क्या पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से 1971 हैपेंड। तो लोग कहते हैं कि अवाम को डंडा पसंद है, अवाम तो हमारी जाहिल है, उन्होंने वही कॉलोनियल ट्रोप्स इंटरनलाइज कर लिए हैं। या तो ये लोग वो हैं जिन फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जिनको मराद दी गई अयूब खान के दौर में या ज़ियाउल हक के दौर में या किसी भी मिलिट्री गवर्नमेंट में इन्होंने फ़ायदे उठाए, या तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाक स्टडीज़ का जो प्रोपेगेंडा है वो घोल कर पी लिया है। अगेन दीज आर कॉलोनियल आइडियाज़, राइट। उन्होंने अपनी राय, अपनी हुक्मरानी को प्रमोट करने के लिए एक बाबू क्लास बनाई जिनको उन्होंने अपने सबक सिखाए कि ये जो नेटिव्स हैं सारे, ये जो ब्राउन लोग हैं, ये जाहिल लोग होते हैं, गोरे लोग हम लोग आपसे ऊपर होते हैं, इसलिए हम हुक्मरानी करेंगे। और इन जाहिलों को, इन सैवेजेस को कंट्रोल करने के लिए, इन बंदरों को आपको हम जू कीपर बना रहे हैं। जिस तरह फार्म में अगर शीप होती है तो एक कुत्ता होता है कि भाई इन शीप को सबको हर्ड करो, जो फार्मर होता है वो घर पे बैठता है, वो कुत्ता उनको संभाल रहा होता है। तो ये एक बाबू क्लास कॉलोनियल गवर्नमेंट्स में होती थी कि जनरल डायर तो हुक्म दे रहे हैं ना, लेकिन ये इंडियंस ही हैं जो गोलियां चला रहे हैं इंडियंस के ऊपर। ये वो कुत्ते हैं जो शीप जो है ना उसको हर्ड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद कम से कम हमें ये अपने आप से जो नफ़रत सिखाई गई है इसको अनलर्न कर लेना चाहिए। हम समझते हैं कि नहीं हम तो बेहतर हो गए, हम पढ़ लिख गए, हम अक्लमंद हैं, लेकिन ये जो सड़क पे अब तक वोट दे रहा है कीमे वाला नान बेचकर, ये जाहिल है। ये चीज़ें अनलर्न करें। और कहीं ना कहीं अयूब खान ने भी इसी सोच को पाकिस्तान में प्रमोट किया कि आप लोग तो जाहिल हैं, आप लोग तो इंसान भी नहीं हैं, आप लोगों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, आप लोगों के लिए बेसिक डेमोक्रेसी काफ़ी है, डेमोक्रेसी के आप लोग काबिल नहीं हैं। तो उन्होंने एक फुल सेटअप बनाया जिसमें कुछ 1,20,000 लोग उन्होंने सेलेक्ट किए कि भाई ये मेरे नुमाइंदे, मेरे सेलेक्ट किए हुए लोग हैं, ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन बने। बेसिक डेमोक्रेसी का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था उसके तहत ये 120,000 पीपल वर सपोज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। इतने रिग्ड सिस्टम में भी जिसमें कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल आपके पास है, उसमें भी जब 1965 के इलेक्शन में फातिमा जिन्ना आती हैं टू अपोज अयूब खान, क्या क्या नहीं किया। मदर ऑफ द नेशन उस खातून को हम कहते हैं। उनके बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरह की कैंपेन्स चलाई गई, ये आपको तारीख़ में कोई नहीं बताता और मैं दोहरा भी नहीं सकता कि क्या क्या बातें उसमें की गई। इस सब के बावजूद 1965 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो पॉपुलर वोट है वो फातिमा जिन्ना जीत जाती हैं। लेकिन इलेक्टोरल असेंबली जो है वो अयूब खान की बनाई हुई थी और उस तरह से बनाई हुई थी कि अयूब खान नहीं बनना था। तो अगेन अवाम का मैंडेट चोरी कर कर, डिसरिगार्ड कर कर, और अवाम का भी नहीं, अपने सिलेक्टेड पावरफुल इलेक्टोरल असेंबली का, उसका भी मैंडेट रिस्पेक्ट किए बगैर अयूब खान बन जाते हैं प्रेसिडेंट। इसमें एक और तारीख का हसीन इत्तेफाक है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है
उसको अगर हम कहते हैं कि भाई ये गद्दार आदमी था, ये तो हमेशा से पाकिस्तान का दुश्मन था, आपने 1954 के बाद भी उनको अरेस्ट किया हुआ था, वो फातिमा जिन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं, वो फातिमा जिन्ना के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तो अगर फातिमा जिन्ना प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो शायद 1971 में जो हुआ वो नहीं होता, हमारी तारीख अलग होती। लेकिन वी ऑल नो दैट डिड नॉट हैपन। अयूब खान बिकम्स प्रेसिडेंट और उसके कुछ 2-3 साल बाद ही वो शेख मुजीबुर रहमान पे सेडिशन केस कर देते हैं कि भाई ये तो इंडिया से मिलकर पाकिस्तान तोड़ना चाह रहे हैं। तो अगर हम कॉलोनियल आइडियाज़ रिगर्जिटेट ना करें, अनलर्न करें, तो हम अगर वाकई इलेक्शंस देखें तो जब आवाम को मौका मिला है, जिस आवाम को आप जाहिल कहते हैं, जिस आवाम को आप अनपढ़ अनएजुकेटेड कहते हैं, उस आवाम ने तो सही वोट दिया है, या कम से कम बेहतर वोट दिया है अगर उसको हम कंपेयर करें उस रूलिंग एलीट से, या उस रूलिंग ब्यूरोक्रेसी से, या उस रूलिंग मिलिट्री लीडरशिप से। उनको तो जब जब मौके मिले हैं उन्होंने सही वोट दिया है, लेकिन आपने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को अरेस्ट कर कर, डिसमिस कर कर अपने पसंद के लोग नाफिज किए हैं। और फिर आप कहते हैं भाई ये पॉलिटिशियंस ही ऐसे हैं, हम क्या करें, ये पॉलिटिशियंस थोड़ी हैं, ये तो आपके नाफिज किए हुए अपने वक्त के मोहसिन नकवी हैं। और 1970 के इलेक्शन में भी हमें यही नज़र आता है कि लोगों ने जब वोट दिया तो उन्होंने ओवरवेलमिंगली एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट दिया, जो बेजार आ चुकी थी। अयूब खान इवेंचुअली 11 साल की डिक्टेटरशिप के बाद जब गली गली में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगी तो वो हुक्मरानी छोड़ते हैं, डिक्टेटरशिप छोड़ते हैं, लेकिन अवाम को उनका हक देने के बजाय, अवाम को उनकी लीडरशिप, उनका मुल्क वापस देने की बजाय एक और मिलिट्री जनरल याया खान को पावर हैंड ओवर कर देते हैं। ये क्या राइट था उनके पास ये करने का, ये किसी किताब में नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन अब उनकी मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जनरल याया खान, जनरल मोहम्मद उमर जैसे लोगों के साथ मिलकर बड़ी कोशिश करते हैं कि इलेक्शन रिग हो, लेकिन 1970 का जो इलेक्शन रिज़ल्ट आता है, ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग स्वीप कर जाती है, वेस्ट पाकिस्तान में पीपीपी स्पेशली सिंध और पंजाब में स्वीप कर जाती है, नेशनल अवामी पार्टी कुछ 7 सीटें जीत जाती है। ये वो पार्टीज़ हैं, पीपीपी, एनएपी, नैप और अवामी लीग, जिनका मैंडेट, जिनकी इलेक्टोरल एजेंडा सोशलिस्ट है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अवाम इनको वोट दे रही है क्योंकि अवाम को अपने हक चाहिए। हम जब कहते हैं जी मज़हब की बुनियाद पे लोग वोट दे रहे होते हैं, तो जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करती हुई रिलीजियस पार्टीज़ थी वो तो वाइप आउट हो जाती हैं 1970 के इलेक्शन में। जमात इस्लामी मेरे ख्याल से कोई 4 सीट जीतती है। और ये रिज़ल्ट जब अवाम अपना राइट एक्सरसाइज करती है, वो हमारे हुक्मरानों को बर्दाश्त ही नहीं होता, इतना कि ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या जो होता है वो हम सबको पता है। हमारी एक पूरी वीडियो है 1971 के ऊपर, जो जाके आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जो चीज़ शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि जब ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर हो जाता है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि याया खान विलिंगली चले गए। उसके बाद भी याया खान को लगता था कि मैं ही हुक्मरानी करूँगा, और उन्होंने लोगों को बोला था कि आप जाकर अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अरेस्ट करें, लेकिन जो उनके जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने ही रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई बस करें आप। एंड यूजुअली जो इस तरह के भी चेंजेस आते हैं वो विद इन से ही आते हैं कि देयर इज़ ऑल्सो दिस आइडिया, अगेन ये चीज़ें कुछ लोगों ने कही हैं, मे बी इसमें थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन है, कि याया खान ने जब फोर्स किया अयूब खान को रिज़ाइन करने में तो इट वाज बाय द बैरल ऑफ द गन। अब वो मेटाफोरिकली कह रहे हैं, लिटरली कह रहे हैं, ये मैं आपकी सोच के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इवन राइट आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ 1971 आर लीडरशिप, आर टॉप एलीट वांटेड टू सीट पावर, दे वर फोर्स टू, मजबूरी थी। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले 2 साल प्रेसिडेंट होते हैं और फिर 1973 14 अगस्त का ही दिन था, ही बिकम्स द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो अगला इलेक्शन होता है वो 1977 में होता है, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वही होता है जो पाकिस्तान की तारीख में होता आया है कि जब गवर्नमेंट बनती हैं उसको डिसमिस करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है, और फिर वो आराम से 10-10 साल रहती है। अगेन पीपल वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं होती, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी नहीं होती, पॉलिटिक्स के अपने एजेंडाज, पॉलिटिशियंस के अपने एजेंडाज होते हैं, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि जो लोग 10-10 साल के लिए आते हैं, जिनके पास अनब्रिडल्ड पावर होती है इस पूरे मुद्दत में, वो क्यों नहीं वो इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा कर सकते या पॉलिटिकल रिफॉर्म एजेंडा कर सकते, जिस पे वो तनकीद करते हैं कि पॉलिटिशियंस नहीं कर सक रहे।
हम अगली वीडियो में अगले इलेक्शंस और उनमें क्या हुआ और उनमें क्या मसले मसाइल हुए और डिस्कस करेंगे. लाइक आई सेड, एक पूरा तसलसल है 1947 से आज तक जिसमें इलेक्शंस फ्रॉड होते हैं. आज की वीडियो हम 1977 तक रोकते हैं एंड देन अगली वीडियो में कोशिश करेंगे 1977 से 2024 तक डिस्कस किया जाए. स्पॉइलर अलर्ट, वही होता है जो पाकिस्तान में होता रहता है.